गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज की इस नए विस्तृत विश्लेषण में शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। आज की हमारी ये चर्चा एक ऐसी व्यवस्था पर केंद्रित है जो सच कहें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की एकदम नींव है, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से पूरी तरह छिपी रहती है। बिल्कुल छिपी रहती है। एक पल के लिए इस दृश्य पर थोड़ा विचार करते हैं। विशालकाय समुद्री जहाज, जिनका आकार किसी बहुमंजिला इमारत या कह लें कि एक फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़ा है, वो अथाह और गहरे महासागरों को पार कर रहे हैं। और उन जहाजों पर लदे हुए लाखों कंटेनर। हाँ, लाखों कंटेनर जिनमें दुनिया भर का सामान भरा हुआ है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, गाड़ियां, मशीनरी और न जाने क्या क्या। सही कहा। इस पूरी प्रक्रिया में हर दिन अरबों डॉलर का माल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक सफर करता है। अरबों डॉलर। लेकिन इतने बड़े और इतने जटिल सफर में, जो कि खतरनाक भी है, इन संपत्तियों की सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन लेता है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय भी यही है। वैश्विक व्यापार की वो अदृश्य लेकिन सबसे मजबूत ढाल, जिसे मरीन इंश्योरेंस या समुद्री बीमा कहा जाता है। जी, और इस विषय की गहराइयों को समझने के लिए आज हम जिस मुख्य दस्तावेज का विश्लेषण कर रहे हैं उसका नाम है द फाउंडेशंस एंड फ्रेमवर्क ऑफ मरीन इंश्योरेंस मैनेजमेंट। ये बहुत ही विस्तृत रिसर्च है। बिल्कुल। इस रिसर्च और फ्रेमवर्क के आधार पर हमारा आज का मिशन ये समझना है कि जब ये विशाल समुद्री जहाज महासागरों के सीने को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वास्तव में किन भयानक खतरों का सामना करना पड़ता है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे ये बीमा ढांचा इन अरबों डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को डूबने से बचाता है। मतलब ये सिर्फ एक जहाज के भौतिक नुकसान की बात नहीं है। एकदम नहीं। ये उस पूरे वैश्विक सिस्टम की बात है जो एक देश के उत्पादन को दूसरे देश के बाजार से सुरक्षित रूप से जोड़कर रखता है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मरीन इंश्योरेंस का नाम सुनते ही सबसे पहली छवि यही बनती है कि बात सिर्फ जहाज के पानी में डूबने की हो रही है या माल के भीगने से होने वाले नुकसान की। हाँ, बस यही लगता है। लेकिन इस दस्तावेज का अध्ययन करते हुए एक बेहद दिलचस्प बात सामने आती है। वो क्या? वो ये कि मरीन इंश्योरेंस का दायरा, यानी इसका जो स्कोप है, वो सिर्फ पानी से होने वाले नुकसान तक ही सीमित नहीं है। इसका कवरेज बहुत व्यापक है। जी हाँ, और यह उद्योग से बाहर के लोगों में एक बहुत ही आम धारणा है कि यह सिर्फ पानी के नुकसान के लिए है। दस्तावेज के विश्लेषण से यह एकदम स्पष्ट होता है कि समुद्री बीमा जोखिम प्रबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, विशेष रूप से उन व्यवसायों के लिए जो किसी भी प्रकार के समुद्री व्यापार का हिस्सा हैं। मतलब परिवहन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। इसका दायरा इतना व्यापक है कि इसमें जलमार्गों के माध्यम से माल और जहाजों के परिवहन से जुड़े लगभग हर तरह के जोखिम शामिल होते हैं। हर तरह के जोखिम? हाँ, क्योंकि देखिए, जब एक जहाज अपना सुरक्षित बंदरगाह छोड़ता है
तो वो एक तरह से अनिश्चितताओं की दुनिया में कदम रखता है। गहरे समंदर में तो कुछ भी हो सकता है। इस फ्रेमवर्क में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इन खतरों में जहाज को होने वाला सीधा ढांचागत नुकसान शामिल है या फिर कार्गो यानी माल का पूरी तरह खो जाना। और इसमें एक और चीज का जिक्र है जो मुझे थोड़ा हैरान कर गई। समुद्री लुटेरे। हाँ, बीच समंदर में समुद्री लुटेरों का हमला, जिन्हें हम पायरेसी कहते हैं। पायरेसी का जिक्र आते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी ऐतिहासिक कथा की बात कर रहे हैं, किसी फिल्म की तरह। बिल्कुल फिल्म की तरह। लेकिन रिसर्च ये साबित करती है कि ये आज के आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत वैश्विक व्यापार की एक बहुत ही गंभीर समस्या है। एक बहुत वास्तविक समस्या है। अदन की खाड़ी या मलक्का जल डमरू मध्य जैसे क्षेत्रों में पायरेसी आज भी एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा दस्तावेज ये भी बताता है कि खुले समुद्र में जहाजों की आपस में टक्कर हो जाना, यानी कोलिजन। कोलिजन, और प्राकृतिक आपदाएं जैसे भयंकर तूफान या सुनामी भी इस बीमा के दायरे में कवर होते हैं। जी। अगर हम एक व्यापारी के नजरिए से सोचें तो उसने अपना सारा पैसा लगाकर एक कंसाइनमेंट दूसरे देश भेजा है, और अगर रास्ते में एक सुनामी आ जाए तो उस व्यापार का तो पूरा वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल, वजूद ही खत्म हो जाएगा। और यहीं पर ये बीमा ढांचा सबसे अहम हो जाता है। हमें ये समझना होगा कि समुद्री पर्यावरण में ये जोखिम कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं, और भयंकर भी। मानव तकनीक ने नेविगेशन और मौसम की भविष्यवाणी में चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन प्रकृति के रौद्र रूप के आगे किसी का बस नहीं चलता। या गहरे समुद्र के बीच अचानक पैदा होने वाले संकटों के आगे, जैसे स्रोत में रोग वेव्स का जिक्र है। हाँ, विशाल लहरें। किसी भी शिपिंग कंपनी या निर्यातक के लिए इन बाहरी कारकों पर नियंत्रण रखना बिल्कुल नामुमकिन है। महासागरों के तूफानों को तो रोका नहीं जा सकता। के लिए बीमा ही एकमात्र व्यवहारिक उपाय बचता है। एक विश्वसनीय उपाय। जी, ये वो सुरक्षा जाल है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम उठाने का हौसला देता है। यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। इस सुरक्षा जाल की संरचना पर अगर हम बात करें तो दस्तावेज में एक बहुत ही तार्किक बात समझाई गई है। हाँ, पॉलिसियों के प्रकार को लेकर। अक्सर लगता है कि मरीन इंश्योरेंस के नाम पर बस एक ही स्टैंडर्ड पॉलिसी होती होगी जो सब कुछ कवर कर लेती होगी। हाँ, यही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुरक्षा की अलग अलग जरूरतों के हिसाब से इसकी पूरी एक विस्तृत लिस्ट है। बिल्कुल। फ्रेमवर्क में मुख्य रूप से 5 विशिष्ट बीमा पॉलिसियों का जिक्र किया गया है। अगर हम एक जहाज के पूरे सफर को एक कहानी की तरह देखें तो सबसे पहले बात आती है खुद उस विशाल जहाज की। सही कहा। समुद्री यात्रा कोई एक ही चीज पर निर्भर नहीं होती, ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें दांव पर सिर्फ एक चीज नहीं लगी होती। जहाज अलग है, उसमें रखा सामान अलग है, और रास्ते में होने वाली दुर्घटनाओं के प्रभाव अलग हैं। तो नीतियां भी उसी अनुसार सटीक बनाई गई हैं। जी, अगर हम उस 5 पॉलिसियों वाले ढांचे की बात करें तो सबसे बुनियादी पॉलिसी है हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस, यहाँ हल का मतलब जहाज के बाहरी ढांचे से है ना? बिल्कुल, उसके बाहरी ढांचे, उसकी मशीनरी और स्वयं जहाज के पूरे अस्तित्व से। ये पॉलिसी खुद जहाज को होने वाली किसी भी भौतिक नुकसान को कवर करती है। क्योंकि एक आधुनिक मालवाहक जहाज को बनाने में करोड़ों डॉलर का निवेश होता है। हाँ, करोड़ों डॉलर लगते हैं। इसलिए जहाज के मालिक या शिपिंग कंपनी के लिए अपने इस सबसे बड़े एसेट को सुरक्षित रखने के लिए ये पॉलिसी पहली सीढ़ी है, एक अनिवार्य सीढ़ी। तो अगर जहाज का ढांचा हल इंश्योरेंस से बच गया, या मान लीजिए जहाज सुरक्षित है, लेकिन किसी कारण से कंटेनरों के अंदर रखा हुआ करोड़ों का इलेक्ट्रॉनिक्स या मेडिकल उपकरण खराब हो गया, तो क्या होगा? इस स्थिति के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी काम आती है, जिसे कार्गो इंश्योरेंस कहा जाता है। जी, ये पॉलिसी शायद आम व्यापारिक दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट हो रहे सामान को नुकसान या चोरी से बचाती है। जो गुड्स कंटेनरों में भरे हैं? हाँ, या पूरी तरह से खो जाने से भी बचाती है। इसमें तापमान के प्रति संवेदनशील सामान भी शामिल हो सकता है। अच्छा, जैसे फल या सब्जियां? जी, अगर जहाज का रेफ्रिजरेशन सिस्टम फेल हो जाए और सारा कृषि उत्पाद खराब हो जाए तो उसकी भरपाई इसी कार्गो पॉलिसी के तहत की जाती है। तो इसका सीधा फायदा माल भेजने वाले या माल मंगाने वाले को होता है? बिल्कुल, एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को। ये तो बात हो गई जहाज और उसके अंदर रखे सामान की, लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो जाए? किस तरह की दुर्घटना? मान लीजिए जहाज बंदरगाह पर आते समय किसी क्रेन से टकरा जाए, या फिर सबसे बुरी स्थिति, जहाज से लाखों लीटर तेल समुद्र में रिसने लगे। ऑयल स्पिल। हाँ, और पूरे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचे। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इस तरह के गंभीर परिदृश्यों को संभालने के लिए तीसरी श्रेणी बनाई गई है,
जिसे लायबिलिटी इंश्योरेंस कहते हैं। लायबिलिटी इंश्योरेंस? जी, ये एक बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण कवर है। जब किसी जहाज के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है या किसी दूसरे जहाज को टक्कर लग जाती है, जिससे किसी तीसरे पक्ष को जानमाल का नुकसान हो? हाँ, किसी थर्ड पार्टी को, तो हर्जाने की मांग बहुत विशाल हो सकती है। तेल रिसाव की सफाई में ही करोड़ों डॉलर लग जाते हैं। और कानूनी मुकदमे अलग से चलते होंगे? बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जो भी कानूनी देनदारी या जुर्माना जहाज के मालिक पर आता है, उसे ये लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर करता है। इस दस्तावेज में एक और पॉलिसी का जिक्र है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दिलचस्प लगी। फ्रेट इंश्योरेंस। हाँ, फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट यानी माल ढुलाई का किराया या राजस्व। इसके पीछे का अर्थशास्त्र कैसे काम करता है? एकदम सही। वह उस माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भारी भरकम किराया लेती है, जिसे फ्रेट कहते हैं। कई बार ये किराया माल सुरक्षित पहुंचने के बाद मिलता है, लेकिन अगर रास्ते में कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए, जहाज डूब जाए या यात्रा पूरी ना हो सके, तो जहाज कंपनी को वो किराया नहीं मिलेगा। बिल्कुल। फ्रेट इंश्योरेंस इसी अप्रत्याशित घटना के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान से बचाता है। रेवेन्यू के नुकसान से। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि शिपिंग कंपनी का जो संभावित मुनाफा या संचालन लागत थी, वो पूरी तरह शून्य न हो जाए। ये ढांचा वाकई हर एक आर्थिक पहलू को बहुत बारीकी से कवर करता है। जी, करता है। लेकिन इन 5 प्रकारों में से जो आखिरी और 5वीं पॉलिसी है, वॉर रिस्क इंश्योरेंस, उस पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, पूछिए। हम जानते हैं कि दुनिया की कई समुद्री रास्ते संघर्ष वाले क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन से। हाँ, कई रास्ते हैं। तो क्या साधारण परिस्थितियों में बीमा कंपनियां युद्ध वाले क्षेत्रों में जाने वाले जहाजों को कवर करने से मना कर देती हैं? इसके पीछे का तंत्र कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही बेहतरीन विश्लेषणात्मक सवाल है। सामान्य हल या कार्गो पॉलिसियां में आमतौर पर युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति को कवरेज से बाहर रखा जाता है, जिसे एक्सक्लूजन क्लॉज कहते हैं। बिल्कुल, एक्सक्लूजन क्लॉज। बीमा कंपनियों का तर्क ये है कि युद्ध एक अप्रत्याशित और विनाशकारी घटना है, जिसका सटीक आकलन सामान्य प्रीमियम में नहीं किया जा सकता। सही कहा। इसीलिए वॉर रिस्क इंश्योरेंस नाम से एक बिल्कुल अलग और विशेष पॉलिसी डिजाइन की गई है, जो सिर्फ युद्ध और आतंकवाद को कवर करती है। हाँ, यह युद्ध, आतंकवाद, विद्रोह या शत्रुतापूर्ण कृत्यों के कारण होने वाले नुकसान को कवर करती है। ये उस क्षेत्र के मौजूदा हालात के अनुसार हर दिन बदल भी सकता है। अगर हम इन 5 पॉलिसियों को समग्र रूप से देखें तो ये एक अभेद्य सुरक्षा चक्र का निर्माण करती है, जहां हर स्टेक होल्डर सुरक्षित रहता है। बिल्कुल। ये तो हुई सुरक्षा के प्रकारों की बात, लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया के सबसे तकनीकी हिस्से पर आते हैं, यानी अंडरराइटिंग पर। अंडरराइटिंग। ये कैसे तय होता है कि किस जहाज का या किस माल का बीमा कितने प्रीमियम पर होगा? इस दस्तावेज में जोखिम मूल्यांकन की जिस प्रक्रिया का वर्णन है, वो किन आधारों पर काम करती है? इस पूरी प्रक्रिया का आधार अंडरराइटिंग ही है। आसान शब्दों में कहें तो अंडरराइटिंग वो विज्ञान और कला है जहां बीमा कंपनी ये गणना करती है कि कोई विशेष यात्रा कितनी जोखिम भरी है। रिस्क असेसमेंट। जी, इस फ्रेमवर्क में बहुत स्पष्ट रूप से उन प्रमुख कारकों का उल्लेख है जिनका गहराई से मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहला कारक है जहाज का प्रकार और उसकी उम्र। मतलब क्या वो एक आधुनिक और नई तकनीक वाला जहाज है या फिर कोई पुराना जहाज है? हाँ, पुराने जहाज के खराब होने की संभावना अधिक होती है। इसके बाद माल की प्रकृति देखी जाती है, नेचर ऑफ कार्गो। बिल्कुल। कोयला या लोहा ले जाने का जोखिम अलग है और नाजुक फार्मास्यूटिकल या ज्वलनशील रसायन ले जाने का जोखिम बिल्कुल अलग है। और जाहिर सी बात है वो जहाज दुनिया के किस हिस्से से गुजरने वाला है, ये भी एक बहुत बड़ा पैमाना होता होगा। बिल्कुल। समुद्री रास्ते यानी सेलिंग रूट्स प्रीमियम तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अंडरराइटर ये विश्लेषण करते हैं कि जहाज का रास्ता कैसा है, क्या वो किसी शांत समुद्र से गुजर रहा है या केप ऑफ गुड होप जैसे इलाके से जहां तूफानों का आना आम बात है। और शायद कंपनी का पिछला रिकॉर्ड भी देखते होंगे। जी, इसके अतिरिक्त शिपिंग कंपनी का पुराना रिकॉर्ड और पिछले दावों का इतिहास भी खंगाला जाता है, पास्ट क्लेम्स हिस्ट्री। हाँ, इन सभी कारकों का डेटा और गणितीय मॉडल का उपयोग करके ही बीमा कंपनियां तय करती हैं कि उन्हें प्रीमियम की दर क्या रखनी है और कवरेज की अधिकतम सीमा कितनी होगी। सही कहा। दस्तावेज में कानूनी ढांचे और पुनर्बीमा का भी विस्तार से जिक्र है, लीगल फ्रेमवर्क और रीइंश्योरेंस। जी, जब हम समुद्री व्यापार की बात करते हैं तो ये कोई एक शहर से दूसरे शहर का व्यापार तो है नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है। तो ऐसे में ये पूरा सिस्टम
किस तरह के वैश्विक नियमों के तहत काम करता है? अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो समुद्री व्यापार अपनी प्रकृति से ही अंतर्राष्ट्रीय है। इसलिए इसका बीमा भी किसी एक देश के कानून से नहीं बल्कि एक जटिल और सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के तहत काम करता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संधियां शामिल होती हैं। जी, इसमें हेग-वेस्बी रूल्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, राष्ट्रीय कानून और मैरीटाइम लॉ शामिल होते हैं। ये नियम तय करते हैं कि नुकसान होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी। और जहां तक मैंने पुनर्बीमा या रीइंश्योरेंस की बात की, वो तो इस पूरे उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। एक आम बीमा कंपनी करोड़ों अरबों डॉलर के नुकसान का जोखिम अकेले कैसे उठा सकती है? नहीं उठा सकते। अगर एक पूरा मालवाहक जहाज डूब जाए तो क्या वो एक बीमा कंपनी दिवालिया नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा खतरा होता है। कोई भी एक बीमा कंपनी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक विशाल जहाज और उसके हजारों कंटेनरों के डूबने का एक मुश्त नुकसान अकेले नहीं उठा सकती। तो फिर वो क्या करते हैं? इसीलिए बीमाकर्ता अपना जोखिम अन्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझा करते हैं, जिन्हें पुनर्बीमाकर्ता कहा जाता है। रीइंश्योरेंस एक तरह से ये बीमा कंपनियों का बीमा है। जी, आप इसे बीमा कंपनियों का बीमा कह सकते हैं। वे इस विशाल जोखिम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर दुनिया भर के बाजारों में फैला देते हैं। जैसे लंदन स्थित लॉयड्स बाजार का स्रोत में जिक्र है। हाँ, इस तरह अगर कोई बड़ी त्रासदी हो भी जाए तो वैश्विक स्तर पर कई कंपनियां मिलकर उस झटके को सह लेती हैं। और पूरी आपूर्ति श्रृंखला बिना रुके चलती रहती है। बिल्कुल। ये जोखिम को बांटने की एक बहुत ही शानदार व्यवस्था है। अब तक हमने बहुत सी सैद्धांतिक बातों और तकनीकी प्रक्रियाओं को समझा। जी, चलिए अब इस पूरे फ्रेमवर्क को किताबों से निकालकर असल जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। एक उदाहरण से। हाँ, रिसर्च के आधार पर हम भारत के समुद्री व्यापार का एक उदाहरण ले सकते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल स्पष्ट कर देगा। भारत में मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता पोर्ट जैसे प्रमुख बंदरगाह इस वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के अहम हिस्से हैं। तो दस्तावेज में दिए गए सिद्धांतों को हम एक व्यवहारिक परिदृश्य में ढालते हैं। मान लेते हैं कि मुंबई का एक निर्यातक समुद्री रास्ते से दुबई के एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को कपड़ों की एक खेप भेज रहा है। अच्छी गुणवत्ता वाले टेक्सटाइल्स। हाँ, टेक्सटाइल्स की बहुत बड़ी खेप। अब उस निर्यातक को अच्छी तरह पता है कि इस यात्रा में अनगिनत जोखिम है। माल चोरी हो सकता है, या कंटेनर को लोड करते समय क्रेन से दुर्घटना हो सकती है, या समुद्र में खराब मौसम के कारण कंटेनर के अंदर खारा पानी जा सकता है जिससे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो ऐसे में वो निर्यातक अपने करोड़ों के माल को सुरक्षित करने के लिए क्या करेगा? वो अपनी स्थानीय बीमा कंपनी के पास जाएगा और एक मरीन कार्गो इंश्योरेंस खरीद लेगा। बिल्कुल। अब उसका माल कागजों पर और आर्थिक रूप से पूरी तरह से सुरक्षित है। अब कहानी आगे बढ़ती है। जहाज मुंबई पोर्ट से निकलता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अरब सागर के बीचों बीच जहाज एक भयानक तूफान की चपेट में आ जाता है। लहरें बहुत तेज होती हैं। हाँ, लहरें इतनी तेज होती हैं कि जहाज बुरी तरह से हिलने लगता है। कुछ कंटेनर अपनी जगह से खिसक जाते हैं और उनमें समुद्री पानी भर जाता है। जब जहाज दुबई पहुंचता है तो पता चलता है कि कपड़ों की उस खेप को आंशिक रूप से भारी नुकसान पहुंचा है। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? यही मेरा सवाल है। फ्रेमवर्क में दावा प्रबंधन या क्लेम्स मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया बताई गई है वो यहाँ कैसे लागू होती है? कुशल दावा प्रसंस्करण ही वो परीक्षा है जहां इस पूरे मरीन इंश्योरेंस सिस्टम की असल उपयोगिता साबित होती है। जैसे ही उस निर्यातक को दुबई से नुकसान की खबर मिलती है, वो तुरंत अपनी बीमा कंपनी में एक औपचारिक दावा पेश करता है, एक क्लेम फाइल करता है। जी। अब बीमा कंपनी की प्रतिक्रिया की बारी आती है। वे केवल कागज देखकर पैसे नहीं दे देते। तो क्या करते हैं? उनके पास इस काम के लिए विशेष विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें सर्वेयर्स कहा जाता है। इन सर्वेयर्स की भूमिका क्या होती है? क्या वे एक तरह के इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं? बिल्कुल। सर्वेयर्स स्वतंत्र समुद्री विशेषज्ञ होते हैं जो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं, यानी दुबई के बंदरगाह पर। हाँ, दुबई पहुंचकर वे बहुत बारीकी से जांच करते हैं कि नुकसान वास्तव में कितना हुआ है। वे ये भी देखते हैं कि कंटेनर में पानी कैसे घुसा। क्या पानी खारा था या मीठा पानी था, ये भी जांचा जाता होगा। जी हाँ, खारा यानी समुद्र का और मीठा यानी बारिश का। वे ये भी देखते हैं कि क्या निर्यातक ने माल की पैकिंग सही तरीके से की थी। ये सब जांचना जरूरी है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो नुकसान हुआ है वो पॉलिसी की शर्तों के दायरे में आता है और इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। और एक बार जब सर्वेयर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप देते हैं तो दोनों पक्षों के बीच सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है। बिल्कुल। अगर सब कुछ नियमों के तहत होता है तो पॉलिसी की शर्तों के अनुसार उस निर्यातक को नुकसान का उचित हर्जाना दे दिया जाता है। कंपेंसेशन मिल जाता है।
इस पूरे उदाहरण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे ये मरीन इंश्योरेंस की प्रक्रिया केवल कुछ कानूनी दस्तावेजों का पुलिंदा नहीं है। ये उस मुंबई के व्यापारी को एक ही झटके में बर्बाद होने से बचा लेती है। एकदम सही। अगर ये बीमा ढांचा मौजूद नहीं होता तो कोई भी व्यापारी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर दोबारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। यही समुद्री बीमा की असली ताकत और इसका मुख्य उद्देश्य है। ये व्यवसायों को वो स्थिरता प्रदान करता है जिसकी उन्हें एक जोखिम भरी दुनिया में टिके रहने के लिए आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास भी देता है। जी, जब दावों का निपटारा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो जाता है तो वैश्विक व्यापार का पहिया बिना किसी रुकावट के घूमता रहता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इस पूरे विस्तृत विश्लेषण से जो एक बात उभर कर सामने आती है वो ये है कि मरीन इंश्योरेंस सिर्फ कुछ कागजों पर किए गए हस्ताक्षर नहीं है या कोई सरकारी औपचारिकता भी नहीं है। असल में ये वो बुनियादी ईंधन है जिस पर आज की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था दौड़ रही है। इसके बिना कोई भी कंपनी समुद्री लुटेरों, विशाल लहरों या भयंकर तूफानों के बीच अपने करोड़ों डॉलर के माल को भेजने का जोखिम नहीं उठा पाएगी। ये एक अकाट्य सत्य है और ये सिर्फ बड़े व्यापारियों की बात नहीं है। ये सीधे तौर पर आम जनजीवन से जुड़ा हुआ विषय है। कैसे? हमारे आसपास मौजूद लगभग हर चीज को ही ले लीजिए, चाहे वो हाथ में मौजूद विदेशी तकनीक वाला स्मार्टफोन हो, हमारी अलमारी में रखे किसी अन्य देश में सिले हुए कपड़े हों, या रसोई में इस्तेमाल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद हों। हाँ, वे सब हजारों किलोमीटर दूर से सही सलामत केवल और केवल इसी अदृश्य बीमा ढांचे की वजह से हम तक पहुंच पाते हैं। अगर अचानक से मरीन इंश्योरेंस की यह व्यवस्था खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो ग्लोबल सप्लाई चेन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी और दुनिया भर में जरूरी सामानों की कमी हो जाएगी, जिससे कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ये निश्चित रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक ऐसा अहम और मजबूत हिस्सा है जिसके बारे में आमतौर पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। जी बिल्कुल। लेकिन आज के इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले दस्तावेज की बातों से परे एक ऐसे विचार पर चर्चा करना आवश्यक लगता है जो आज के समय का सबसे बड़ा और प्रासंगिक सवाल है। वो कौन सा सवाल है? हमने इस चर्चा में ये विस्तार से समझा कि अंडरराइटर्स समुद्री रास्तों और प्राकृतिक आपदाओं के ऐतिहासिक डेटा का बहुत बारीकी से आकलन करते हैं। जी, रिस्क असेसमेंट के लिए। और उसी गणितीय मॉडल के आधार पर प्रीमियम तय करते हैं। लेकिन आज दुनिया जिस तेजी से जलवायु परिवर्तन का सामना कर रही है, क्लाइमेट चेंज, हाँ, क्लाइमेट चेंज के कारण महासागरों के तापमान में वृद्धि हो रही है। मौसम के मिजाज और तूफानों की तीव्रता लगातार अप्रत्याशित, बेकाबू और भयंकर होती जा रही है। ये तो है। ऐतिहासिक डेटा अब भविष्य की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर विश्लेषणात्मक बिंदु है जो पूरे मरीन इंश्योरेंस उद्योग के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। इसी से ये सवाल पैदा होता है कि क्या आने वाले समय में इन बीमा कंपनियों के लिए समुद्री जोखिमों का सटीक गणित लगाना संभव रह पाएगा, या पारंपरिक तरीके से अंडरराइटिंग करना मुमकिन होगा? हाँ, या फिर बढ़ते तूफानों और समुद्र के बदलते स्वभाव के कारण जोखिम इतना अधिक बढ़ जाएगा कि इस पूरे मरीन इंश्योरेंस उद्योग को अपने काम करने के मॉडल को सिरे से बदलना पड़ेगा। यह निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत गहराई से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब ही भविष्य के वैश्विक व्यापार और उसकी सुरक्षा की दिशा तय करेगा। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार और सवाल के साथ मरीन इंश्योरेंस के इस जटिल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विषय के हमारे आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इस अदृश्य ढांचे को समझने का यह सफर बहुत दिलचस्प रहा। निश्चित रूप से कई नई जानकारियों से भरा रहा। अगले विश्लेषण में एक और नए जटिल और रोमांचक विषय की गहराइयों को समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तब तक के लिए विचार करते रहिए,